नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सृजन शिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बिहार में शिक्षक भर्तियां लगातार जारी हैं। आज तक बीपीएससी में टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड, टीआरई थर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से, सभी क्वेश्चन एक एक कर वन लाइनर के रूप में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक, अगर आपका सपना है बीपीएससी टीआरई फोर्थ में जॉब लेने का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के लिए अफ्रीकी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो इसका आंसर है 1968 में, अर्थात अफ्रीकी सम्मेलन जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, उसका आयोजन 1968 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है। इसका हमारा राइट आंसर होगा मुरैना। मुरैना किस राज्य में है? मुरैना हमारा मध्य प्रदेश राज्य में है, अर्थात भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र मुरैना मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का तरीका है, अर्थात हरित हाइड्रोजन हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, अर्थात नेशनल पार्क में किन को सुरक्षा दी जाती है, यह क्वेश्चन पूछता है। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई थर्ड में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन था केवल पादप, केवल जीव जंतु या संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र। तो आपको लगाना था कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। ठीक है, हमारा उत्तर होगा संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, बायोगैस का घटक है, पूछा है बायोगैस का कौन सा घटक है। तो आपको उत्तर बताना है कि बायोगैस का घटक मीथेन है। क्या है? मीथेन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस प्रकार के जंगल में निवास करती हैं। क्या पूछा है? जो पर्वत होते हैं, पर्वतीय इलाका होता है, उसमें पक्षियां किस प्रकार की जंगल में निवास करती हैं। तो आपको बताना है कि यह चीड़ के जंगल में निवास करती हैं। किस जंगल में? चीड़ के जंगल में। ठीक, ऑप्शन रहेगा देवदार के जंगल, चीड़ के जंगल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना था चीड़ के जंगल। ठीक, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार एग्जामों में, कोई भी एग्जाम हो, अक्सर यह क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि हमारा साइलेंट वैली अर्थात शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है यह केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। अम्लीय वर्षा जिसके माध्यम से हमारा आगरा का ताजमहल पीला पड़ गया है, वह किसके कारण हुआ है। तो इसका उत्तर होगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। क्या होगा? SO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है, अर्थात वायुमंडल में ऑक्सीजन किस प्रकार अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। इसका उत्तर होगा हमारा जंगल के प्रकाश पौधों के प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अर्थात जंगलों में पेड़ पौधे अधिक होंगे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? वो अधिक ग्रहण करेंगे और पेड़ पौधे ऑक्सीजन का त्याग अधिक से अधिक करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन हमने पूछा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों का सही सुमेलित क्रम है। पूछ रहा है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो आपको बताना है कि यह तमिलनाडु में है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गोवा में। बलफक्रम कहाँ पे है? मेघालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। आज तक बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबका वन लाइनर क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है। आपको पता ही होगा कीटभक्षी पौधे जो हमारा
है यह क्या होते हैं, यह मेढक को और छोटे जीव जंतुओं को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है और अपने जो है पत्तीनुमा संरचना बनी रहती है जिसको वह बंद कर लेता है, जिससे उनको नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। अर्थात कीटभक्षी पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, उसी नाइट्रोजन को की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जीव को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। अर्थात खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे का पौष्टिक स्तर क्या होता है, यह एक उत्पादक के रूप में होता है। जैसे पेड़ पौधे एक उत्पादक का काम करते हैं, पेड़ पौधों की तरह ही कीटभक्षी पौधे होते हैं, यह भी उत्पादक के रूप में काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है लाइकेंस में, अर्थात लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता क्या होता है। क्या अर्थात इसमें पूछ रहा है लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या होता है, यह कहलाता है क्या, सहोपकारिता। क्या, सहोपकारिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का प्रयोग में एसपीएम का तात्पर्य क्या है। यहाँ पे हमारा एसपीएम का तात्पर्य होता है कि निलंबित कणिका तत्व। क्या होता है, निलंबित कणिका तत्व। ठीक है, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देख लेंगे, ठीक, फिर उसके बाद आप इसको 2x करके देख लेंगे तो आपका हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है वह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको पुनः रिपीट कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक खाद्य श्रृंखला है, इसमें कई ऑप्शन थे, जैसे घास, हिरन, बाघ, उसमें ऑप्शन, फिर उसके बाद कई ऑप्शन बने थे, बाज, हिरन और घास, मतलब कई प्रकार के ऑप्शन बने थे, जिसमें पूछा है खाद्य श्रृंखला कौन सा सही है, तो उसका क्रम था घास, हिरन और बाघ। इसका अर्थात है घास को कौन खाएगा, हिरन खाएगा, हिरन को कौन खाएगा, बाघ खाएगा। ठीक, यह हमारी खाद्य श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि लिंडेमान महोदय ने 10% ऊर्जा का सिद्धांत दिया था। उनका कहना था कि एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक जो भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है मात्र 10% होता है। अर्थात उत्पादक एक ऐसा पोषक स्तर होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत होता है। ऐसे धीरे धीरे ऊर्जा स्तर धीरे धीरे 10% ही आगे बढ़ती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक किस में होता है, तो इसमें किस में होता है, उत्पादक में होता है। किस में होता है, उत्पादक में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड पाए जाते हैं। वह कौन सा पिरामिड है जिसमें उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पिरामिड पाए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक बार एग्जाम पूछता है, एग्जाम में पूछा है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है, सदैव सीधा होता है। उस प्रकार यह पूछ लिया है कि कौन सा पिरामिड ऐसा है, ठीक है, कौन सा पिरामिड ऐसा है जो उल्टा और सीधा दोनों प्रकार से बनता है। कैसा बनता है, उल्टा और सीधा दोनों प्रकार से बनता है। तो एकमात्र ऐसा पिरामिड भी बनता है जो जीवभार पिरामिड। जीवभार पिरामिड क्या होता है, उल्टा और सीधा दोनों बनता है। अब आप पूछेंगे कि जीवभार पिरामिड कब उल्टा और कब सीधा बनता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। जीवभार का पिरामिड जो होता है समुद्र में अर्थात जलीय में किस प्रकार उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा कब बनेगा, जीवभार का पिरामिड जल में उल्टा बनेगा और हमारे स्थल पे हमारा जीवभार का पिरामिड सीधा बनता है। इसीलिए जीवभार का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों बनता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि जीवभार का पिरामिड कब उल्टा बनता है, कहाँ बनता है, स्थल पे या कि जल में, तो आपको बताएंगे जल में। ठीक है, जल में जलीय पिरामिड क्या होता है, जीवभार का उल्टा होता है, और सीधा कहाँ पे होता है, स्थल पे होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध है, अर्थात मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो आपको बताना है मेलघाट टाइगर रिजर्व हमारा महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आपको एक क्वेश्चन सीधे पूछा गया था कि साइलेंट वैली कहाँ पे है या शांत घाटी कहाँ है। देखिए पुनः रिपीट कर दिया ना ये क्वेश्चन, शांत घाटी किस राज्य में है, पूछ लिया शांत घाटी किस राज्य में है। आपको पहले भी बताया गया कि यह है शांत घाटी हमारा साइलेंट वैली किस राज्य में है, केरल में है। ठीक, मृत जीवों के अपघटक हैं, अपघटक के बारे में आपको पता ही होगा, जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें सबसे अंतिम स्तर आता है, उसमें अपघटक आते हैं। ठीक,
उसमें सूक्ष्म जीव आते हैं। अब घटक के रूप में हम किसको जानते हैं? सूक्ष्म जीव। कौन कौन से हैं? जिसमें आते हैं वायरस, जीवाणु और कवक। कौन आते हैं? वायरस, जीवाणु और कवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह जानवर जो मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? मांस खाने वाले जानवर को हम क्या कहते हैं? कार्निवोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निवोर। मांस खाने वाले जानवर को क्या कहेंगे हम? कार्निवोर। अगला क्वेश्चन हमारा है हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी यह किस प्रकार की प्रजाति के उदाहरण हैं? ठीक है, यह पूछ रहा है किस प्रकार की प्रजाति के उदाहरण हैं, तो आपको बताना है दुर्लभ प्रजाति। किस प्रकार के हैं? दुर्लभ प्रजाति। आपको बताना है कि ये दुर्लभ प्रजाति के हैं क्योंकि यह हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, वह कौन सा गैस है जो वायुमंडलीय प्रदूषक है? वह हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। अभी पीछे आपको एक क्वेश्चन भी मिला था कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है और यह हमारे वायुमंडल के लिए प्रदूषक का कार्य करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन से हैं? पूछता है जैव निम्नीकरण कौन है? जैव निम्नीकरण मतलब वे पदार्थ, वे वस्तुएं जो क्या होती हैं? नष्ट हो सकती हैं, सदा के लिए नष्ट हो सकती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? जैव निम्नीकरण। देखिए हमारा क्वेश्चन, जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन है? आपको बताना है वे पदार्थ जो नष्ट हो सकते हैं वो क्या होंगे? हमारा जैव निम्नीकरण होंगे। देखिए लकड़ी नष्ट हो सकती है, बिल्कुल हाँ। रुई नष्ट हो सकती है, बिल्कुल नष्ट हो सकती है। अभी पूछ लेता ऑप्शन में आ जाएगा प्लास्टिक नष्ट हो सकता है, तो आपको बताना है कि प्लास्टिक जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है क्योंकि वह सदा के लिए नष्ट नहीं हो सकती। प्लास्टिक नहीं, पॉलीथीन नहीं, ये सब क्या होंगे? नहीं नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं, किसके स्रोत हैं? किस कार्बनिक प्रदूषक के स्रोत हैं? तो आपको बताना है साबुन और डिटर्जेंट या हमारे ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट्स और सल्फोनेट। क्या? ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेट, हाइड्रोकार्बन, ये क्या हैं? इसके कार्बन प्रदूषक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। यह आपको 1 से 2 बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो ये बीपीएससी टीआरई में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं पर्यावरण से वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी अलग से, अलग बुक से, एनसीईआरटी से, अलग जगह से आप तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर आपको तो अगर पढ़ना है तो मात्र एक ही वीडियो में आप पर्यावरण के सभी प्रीवियस ईयर पा जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपको हर सब्जेक्ट के वन लाइनर, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आज तक बीपीएससी में पूछे गए हैं आपको मिल जाएंगे। आप इसके लिए हमारे सृजन शिखर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, आपको प्लेलिस्ट में इसके सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ बता दें आपको, इसका लिंक आपको टेलीग्राम का जहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिलेगा आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑटोमोबाइल्स निकास या एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक प्रदूषक कौन होता है? ठीक है, तो सब ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक प्रदूषक माना जाता है वह कौन होता है? हमारा लेड, पीबी, जिसको हम शीशा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओजोन छिद्र स्पष्ट होता है। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट कहाँ पे होता है? यह हमारे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, कहाँ पे होता है? साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। ओजोन क्या होता है? ओजोन परत क्या होती है? यह हमें रक्षा करती है जो पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, जो त्वचा के कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। WWF, जिसका फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार WWF का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका आपको सिंबल पूछा है, क्या होता है? WWF का सिंबल होता है विशालकाय पांडा। क्या होता है? WWF का हमारा चिन्ह क्या है? विशालकाय पांडा। क्या है? विशालकाय पांडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है? मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन। ठीक है, अनुकूल नहीं पूछ रहा है, प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है? अर्थात ये निगेटिव ही पूछ रहा है। तो आपको बताना है पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हमारा पारिस्थितिक क्षरण। क्या कहलाता है? पारिस्थितिक क्षरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सींग गैंडा युक्त गृह राज्य है, अर्थात एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग गैंडे के लिए फेमस राज्य है। ठीक है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है, तो वहाँ पे एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है।
किसके लिए? एक्सी वाले गाड़ी के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको अभी एक बार पीछे अभी वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क से जो क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ भी भगवान महावीर नेशनल पार्क पूछा गया था, यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ रहा है। ठीक है, भगवान महावीर, बताइए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अर्थात क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, टीआरई फोर्थ में क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। अगर आप टीआरई फोर्थ के प्राइमरी या 6 to 8 या टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर ज़रूर देख के जाना है। यह प्रीवियस ईयर किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको हिस्ट्री का भी, भूगोल का भी, सभी सब्जेक्ट का आपको टीआरई, जितने भी टीआरई में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे इसी प्रकार वन लाइनर के रूप में। ठीक है, चलिए भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो आपको बताना है कि गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है? क्या है? जैव विविधता हॉट स्पॉट है। तो हमारे भारत में आप बताइए, भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? जैव विविधता हॉट स्पॉट कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, 4 हैं। ठीक, उसी में एक हमारा क्या है? पश्चिमी घाट भी है। कौन है? पश्चिमी घाट भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको बात इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैविक ऑक्सीजन की मांग, क्या होता है? जैविक ऑक्सीजन की मांग। यह किसको इंगित करती है? पानी प्रदूषक बहुत प्रदूषित है। अर्थात आप इसके फुल फॉर्म में ही आपको समझ में आ रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब ऑक्सीजन डिमांड मतलब पानी में ऑक्सीजन का डिमांड, अर्थात पानी बहुत प्रदूषित है। उसको क्या दिखाएगा? अगर हमें किसी भी जल का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बताया जा रहा है ज़्यादा कम, तो इससे आप पता लगाएंगे पानी बहुत प्रदूषित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाया जाता है? तो हवाई जहाज हमारा किस मंडल में उड़ाया जाता है? यह हमारा समताप मंडल में। कहाँ पर उड़ाया जाएगा? समताप मंडल में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि हमारा जो होता है, हमारे बादल, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? ठीक है, तो आपको बताना है सबसे निचला मंडल जो क्षोभ मंडल है उसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? ठीक है, पर्यावरण किसके लिए खतरा है? हमारा पर्यावरण किससे खतरे में है? जनसंख्या वृद्धि। जितनी भी जनसंख्या हमारे यहाँ वृद्धि हो रही है उससे हमारे पर्यावरण में क्या आ रहा है? खतरा आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? आप लोगों को बताना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 21%। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, चलिए हम बताते हैं। आपको नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाया जाता है? आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए पर्यावरण प्रदूषक ने जन्म दिया। ठीक है, किसको जन्म दिया है पर्यावरण प्रदूषण ने? तो नियतिवाद को, नवनियतिवादी को, दोनों को। ठीक है, क्या पर्यावरण प्रदूषक किसको जन्म दिया है? नियतिवाद को और नवनियतवादी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य कृषि सूचक है। ठीक है, मत्स्य कृषि किसके सूचक हैं? तो आपको बताना है कि मत्स्य कृषि सूचक किसके हैं? संभववाद के। किसके हैं? संभववाद के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पाया जाता है, अर्थात वायु प्रदूषण से क्या होता है? यह किस पे प्रभाव दिखाते हैं? अगर वायु प्रदूषण ज़्यादा हो गया तो जिससे क्या होते हैं? हमारे फूलों पर और पत्तियों पर, हमारे फूल क्या होंगे? मुरझा जाएंगे और पत्तियां भी मुरझा जाती हैं। अर्थात फूलों और पत्तियों के माध्यम से हम अपने प्रकृति में वायु प्रदूषण का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर फूल और पत्ती पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, पत्तियां मुरझा रही हैं या रंग उड़ रहे हैं, तो जिससे हम पता पा जाएंगे हमारी वायुमंडल क्या है? प्रदूषित हो चुकी है। ठीक है, अजीवीय कारक होते हैं। अजीवीय कारक मतलब समझ रहे हैं? जिसमें जीवन नहीं है। आर्द्रता में जीवन है? नन है। ठीक है, अजीवीय कारक कौन से हैं? आर्द्रता। ठीक है, अब जीव जंतु आ जाता है, अजीवीय नहीं होते हैं, जीवीय होते हैं। ठीक है, अब सेकंड, वायु द्वितीय प्रदूषक क्या कहलाते हैं? ठीक है, वे प्रदूषक जो किसी से मिलकर बनते हैं। ठीक है, वे प्रदूषक जो किसी से मिलकर बनते हैं वो द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं, और जो पर्यावरण को सीधे प्रभावित करते हैं वे हमारे प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होंगे? हमारे प्राथमिक प्रदूषक कहलाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या होंगे? हमारे प्राथमिक प्रदूषक कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है तृतीयक प्रदूषक कौन होते हैं? आपको बताना है कि रासायनिक धुंध, कोहरा जिसको कहते हैं, और ओजोन,
यह भी क्या होता है, ऑक्सीजन O2 प्लस O से मिलकर बनता है। अम्ल वर्षा, ये क्या होंगे, हमारे द्वितीयक प्रदूषक कहलाएंगे। चलिए नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले, चलिए आप पहले ये बताइए नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पाए जाते हैं? 3 स्टेट में पाई जाती हैं। नीलगिरी पहाड़ी का संगम जहाँ पे है वहाँ चोटी है नीलगिरी पहाड़ी का। कमेंट करके आप बताएंगे कि नीलगिरी पहाड़ी किन किन राज्यों की सीमा पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप। नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले वनस्पति का सामान्य प्रकार है। यहाँ पे कैसे वनस्पति पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय पाए जाएंगे। कैसे पाएंगे? उष्णाद्र कटिबंधीय, यहाँ पे उष्णाद्र कटिबंधीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र है। भारत में वह कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जहाँ पे बाघ पाए जाते हैं, उनको संरक्षण दिया गया है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, जिम कॉर्बेट, एक सेकेंड, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांधवगढ़। चलिए आप बताइए बांधवगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में है? चलिए कमेंट करके बताइए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क हम बता दे रहे हैं आपको, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अभी जिम कॉर्बेट आपको बताए थे, ठीक, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? देहरादून में, सीधे एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो आपको बताना है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून राज्य में है और इसकी स्थापना सन 1906 में की गई थी। कब की गई थी? 1906 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल में 14 जैव विविधता विरासत घोषित किया गया, किस जिले में है? अर्थात पूछ रहा है कि गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा हुआ गुप्तेश्वर वन, ठीक है, जिसे चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, वह किस जिले में है? तो कोटापुर, ठीक है, उड़ीसा के कोटापुर जिले में गुप्तेश्वर वन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया रूप में क्रियाशील होते हैं, अर्थात अभी आपको पीछे हम जो खाद्य श्रृंखला के बारे में जानकारी दिया था, अंतिम स्वरूप होता है अब घटक के रूप में, वहाँ पे बोला बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक या किस रूप में कार्य करते हैं? तो बैक्टीरिया, जीवाणु इकोसिस्टम में हमारे किस रूप में? अब घटक के रूप में कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CFC कहते हैं, वह निर्मुक्त होती है तो विनष्ट होता है। क्या नष्ट होता है? अच्छा, ये पूछ रहा है कि CFC किसको प्रभावित करता है, यह आपको सीधे बताना है। CFC जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह हमारे सीधे ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसें में मुख्य घटक कौन से हैं? यह अभी पीछे फिर पूछा हुआ क्वेश्चन था। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक कौन होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन होते हैं? CO2। CO2 क्या होता है? आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैसें वो होती हैं जो हमारी पृथ्वी की सतह पे ऊष्मा की वृद्धि कर देती हैं। तो कौन सी गैसें होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में पूछ लिया है। बायोलॉजिकल पार्ट अर्थात बायोलॉजी सब्जेक्ट एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको हिंदी के साथ साथ उसका अंग्रेजी नाम भी जानना जरूरी है, इसलिए आपको याद रखना है। शैवाल और कवक के मिलने से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। यह भी क्वेश्चन पूछा है कि शैवाल और लाइकेन, नहीं, शैवाल और कवक के मिलने से क्या बनता है? लाइकेन बनता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं म्यूचुअलिस। क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म, ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, यहाँ देखते हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आपको पता ही होगा, जहाँ पे जीव रहते हैं उसके क्या कहते हैं? जहाँ जीव रहते हैं उसे हम कहते हैं क्या? आवास कहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बस एक पेज और बचा है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। वायु को सबसे अधिक प्रदूषित कौन करता है? देखिए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो कम जले पदार्थों से निकलता है, ठीक है।
तो उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज़्यादा यह हमारे रक्त में घुल जाता है, क्या होता है, रक्त में घुलकर या ब्लड को क्या कर देता है, क्लॉटिंग बंद कर देता है, जिससे क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, अर्थात यह ब्लड में घुल जाता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हमारे ब्लड में घुल जाती है, जिससे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। अर्थात वायु के सबसे अधिक दूषित करने वाली कौन गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CO कहते हैं। ठीक है, चलिए, एक जैव अवक्रमणीय नहीं है, पूछा है क्या होता है, एक जैव अवक्रमणीय नहीं है, तो कौन सा ऐसा चीज है जो जैव अवक्रमणीय नहीं है? तो आपको बताना है LAB अपमार्जक। क्या होता है? LAB अपमार्जक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण किस किरणें पृथ्वी से टकराती हैं? अच्छा, ये पूछा है। अभी पीछे ही हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी ओजोन परत का जो रक्षा है, ओजोन परत से जो रक्षा हो रही है, ओजोन परत की रक्षा हो रही है, अगर ओजोन परत हट जाए तो कौन सी किरणें जो होती हैं हमको प्रभावित कर सकती हैं? तो परावैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रे, जो हमको क्या करती है, प्रभावित करती है। और ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी जिम्मेदार है? वायलेट रेज, परावैंगनी किरणें। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है 22 अप्रैल को। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर गाड़ी के निःशेष नली में निकलने वाला प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव है? अच्छा, मैं अभी बताया कार्बन मोनोऑक्साइड, जो क्या होता है, ब्लड में क्या हो जाता है, मिल जाता है, तो व्यक्तियों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। सबसे खतरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह क्या है? मोटर गाड़ी के धुएं से निकलने वाला है। कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको याद रखना है। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह गैस जो अम्ल वर्षा का कारक है, तो अम्ल वर्षा के लिए कौन सा जिम्मेदार है? आप पीछे कई बार देख चुके हैं, अम्लीय वर्षा से मतलब प्रदूषण से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है, कोई भी एग्जाम है आपको, इसलिए प्रदूषण टॉपिक जरूर याद करके जाना है। प्रदूषण टॉपिक आपको जरूर याद करके जाना है, कोई भी एग्जाम रहा है प्रदूषण से एक क्वेश्चन जरूर बना है। और देख रहे हैं अम्ल वर्षा से बन रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस से बन रहा है, या पराबैंगनी किरणें अर्थात ओजोन परत के संरक्षण से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, वह गैस जो अम्ल वर्षा का कारक है, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जावन जाति के गैंडे किस देश में देखे गए थे? जावन 2009 में जावन जाति के गैंडे किस देश में देखे गए थे? तो आपको बताना है इंडोनेशिया में। किसमें? इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के हरित पौधे मछलियां के श्वसन हेतु लाभप्रद होते हैं क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करेंगे। जो ऑक्सीजन उत्सर्जित करेंगे वही क्या होते हैं, हमारे मछलियों के लिए श्वसन के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार हैं। अर्थात वायुमंडल में देखिए ओजोन परत से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, यही डिक टू डिक क्वेश्चन अभी आपको ऊपर बताया मैंने। ठीक है, कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम कहते हैं CFC गैस। क्या कहते हैं? CFC। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी जिम्मेदार है? कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CFC कहते हैं। भारत में नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आपको बताना है नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आपको बताना है यह हमारे अरुणाचल प्रदेश में है। आपको एक चीज और पता चल गया होगा कि नेशनल पार्क से भी एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है। ठीक है, नेशनल पार्क से मिलान का क्वेश्चन बन जा रहा है, कहीं नेशनल पार्क से एक एक क्वेश्चन अलग से भी बन जा रहा है। अक्सर हम देखते हैं नेशनल पार्क हो गए, इससे हमारा मिलान करने वाला क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज कब की गई थी? देखिए अभी आपको ओजोन परत के बारे में मैंने बताया कि ओजोन परत सबसे ज़्यादा कहाँ देखी जा रही है, सबसे ज़्यादा उसका क्षरण कहाँ देखा जा रहा है, तो आपको बताया गया था कि ये साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे। अब पूछा जा रहा है कि ओजोन परत क्या कर ओजोन क्षेत्र की खोज कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी अंटार्कटिका में, अर्थात साउथ पोल पे। किस वर्ष में? 1985 में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, अर्थात वह कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा वन आच्छादित हैं? तो आपको बताना है यह राज्य हमारा क्या है? मिजोरम है। मिजोरम ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन अच्छा।
पूछा है अगला क्वेश्चन, वह समुद्री जीव जो विलुप्त होने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है वो कहलाते हैं कोरल रीफ। जो समुद्र में पाए जाते हैं कोरल रीफ, तो समुद्री जीव जो विलुप्त होने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है वह कौन से हैं? हमारे कोरल हैं। क्या है? कोरल। ठीक है, ये समुद्री जीव होते हैं, समुद्र के किनारे जो होते हैं पड़े रहते हैं। यह हमारे जो होते हैं टर्टल, मतलब कछुए की तरह संरचना होती है, उल्टे। ठीक है, चलिए 5 जून को मनाया जाता है, आप जानते हैं 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस। आपको क्या पता चला कि राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन, ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण आपको टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। नेशनल पार्क, पर्यावरण प्रदूषण और क्या होता है, यह हमें जरूर तैयार करके जाना है। और एक चीज़ आपको जरूर याद करना है, वो हमारा टॉपिक है एक दिवस, मतलब दिवस भी हमको याद करके जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? ठीक है, जलीय वातावरण, ये याद रखना आप कि पूछा है जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं के सामूहिक रूप के क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्लैंकटन। क्या कहते हैं? प्लैंकटन। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, क्योंकि यह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं अलग से जो वीडियो बनाऊंगा वो विस्तृत रूप से बताऊंगा उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। क्या होते हैं? मछली कुंड, जलकुंड। आप देखे होंगे कि एक्वेरियम रखा जाता है जिसमें उसमें देखते हैं कि बुलबुले के रूप में वहाँ पे एयर निकलती रहती है, वह क्या उसमें ऑक्सीजन को घुलित करता है जिससे मछलियाँ उसमें क्या होती हैं? जीवित रह सकती हैं। ठीक है, मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। किस लिए उगाए जाते हैं? वह उगाए जाते हैं ऑक्सीजन हेतु। किसके लिए? ऑक्सीजन हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है, वह कौन सी चीज़ है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग था यह जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है, तो इसमें आपको बताना था कि एल्युमिनियम फॉयल। क्या एल्युमिनियम फॉयल है जो जैविकी रूप से अपघटनीय नहीं है? वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, तो आपको बताना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ये सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, वाहन प्रदूषण का भाग कौन सा नहीं है? तो आपको बताना है यह हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है UNEP, अर्थात आपको जितनी भी पर्यावरण संबंधी संस्थाएं हैं, क्या हैं? संस्थाएं हैं, उनको जरूर याद करके जाना है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है ये याद करना है। जैसे यहाँ पूछ लिया UNEP मुख्य रूप से किससे संबंधित है, आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यह हमारे जैव विविधता से संबंधित है। किससे है? जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रियो दी जेनेरियो प्रसिद्ध है किसके लिए? सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, रियो सम्मेलन किससे संबंधित है? यह हमारा क्या होता है? पृथ्वी सम्मेलन था, पहला पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मिथियोनिन होता है। मिथियोनिन क्या होता है? यह एक कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस आपका वीडियो समाप्त होने वाला है। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धरोहर क्षेत्र। क्या पूछ रहा है? विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त होता है, मतलब विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा किसे प्राप्त है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा था, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसको विश्व धरोहर की सूची में डाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है। तो जलवायु परिवर्तन जो होता है, ठीक है, उस पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन या ढांचा क्या कहलाता है? वह ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन को कम करने के लिए, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, त्वचा कैंसर, यहाँ पे मिलान देने के लिए आया, मिलान। ठीक है, आप ये बताइए कि एक क्वेश्चन आपको पीछे बताएं कि नहीं, त्वचा कैंसर से संबंधित है जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। उससे हम बताए थे कि पराबैंगनी किरण, अगर हमारी ओजोन परत का क्षरण ज़्यादा हो जाएगा तो उससे अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पास आ जाएंगी जो सूर्य से निकल कर आती हैं, जो हमारी पृथ्वी पर त्वचा कैंसर का जिम्मेदार हो जाएंगी। अर्थात त्वचा कैंसर किसके लिए जिम्मेदार है? पराबैंगनी किरण। ठीक, ध्वनि प्रदूषण को किससे नापते हैं? ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल में नापते हैं। चलो, वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बताया था कि ग्रीन हाउस गैसें, अब बताया था ना, ग्रीन हाउस गैसें के लिए जिम्मेदार कौन होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वही पूछ लिया है कि वैश्विक तापन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन क्षेत्र,
बताया था, यह भी क्वेश्चन पीछे मिल चुका है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस जो ओजोन क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। चलिए, अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा में होती है, वह कौन सी गैस होती है? ठीक है, जो अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है? H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण बनता है, पर्यावरण किनके मिलने से बनता है? क्या पूछ रहा है? एनवायरनमेंट किनके मिलने से बनता है? जीवी घटक, भू आकृति और अजैव घटक। अर्थात ये ऑप्शन था, इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन सही होगा, जिससे यह पर्यावरण का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन पीस, हरित शांति, ठीक है, ग्रीन पीस या हरित शांति क्या है, किससे संबंधित है? यह पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसको हम कहते हैं ग्रीन पीस, हरित शांति। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। चलिए देखिए, अगला टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको इसी प्रकार आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज का हमारा टॉपिक पर्यावरण वाला समाप्त हुआ। अगला हम साइंस का टॉपिक उठाएंगे। साइंस का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, वह कम से कम 2 से 3 वीडियो में बनेगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक है।